बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई एम सबीन रज़ाक एंड आई एम हियर विद अ लेक्चर ऑन कीमियो ऑस्मोसिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कीमियो ऑस्मोसिस यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस। सो डियर स्टूडेंट्स, विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। Dear students, as usual, we will start with a question, and the question is how energy of electrons moving down the electron transport chain drives the process of ATP synthesis. Dear students, अब यहाँ पर हम अपना लास्ट लेक्चर रिकॉल करेंगे जिसमें हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर मूव करते हैं तो वो अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं, यानी कि डाउन दी एनर्जी लेवल मूव करते हैं और एनर्जी को रिलीज करते जाते हैं थ्रू आउट देयर पाथवे। अब ये जो एनर्जी रिलीज हो रही थी इसे यूटिलाइज करके हमने एटीपी बनाया था। नाउ हियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अनआंसर्ड रहा कि किस तरह से इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है। क्या यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल मौजूद है जो इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट कर देता है। तो डियर स्टूडेंट, जब हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने निकलते हैं तो हमारा वास्ता पड़ता है कीमियो ऑस्मोसिस से। अब कीमियो ऑस्मोसिस क्या है? The process that uses membranes to couple redox reactions to ATP production, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जो हमारे पास ATP प्रोडक्शन करवाने के लिए मेम्ब्रेन्स को यूज करता है, यानी कि जिसके अंदर मेम्ब्रेन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है और ATP प्रोड्यूस होती है, उस प्रोसेस को हम कीमियो ऑस्मोसिस कहते हैं। Dear students, in both cyclic and non-cyclic photophosphorylation mechanism for ATP synthesis is कीमियोऑस्मोसिस, यानी कि एक हमने साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन पढ़ी थी और एक नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन पढ़ी थी। साइक्लिक के अंदर सिर्फ एटीपी बन रही थी, नॉन साइक्लिक के अंदर एटीपी भी बन रही थी और NADPH भी बन रहा था। ठीक हो गया। अब एटीपी सिंथेसिस का मैकेनिज्म जो साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक के अंदर है वो मैकेनिज्म कीमियोऑस्मोसिस है दोनों के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि किन मेम्ब्रेन्स के अंदर कीमियोऑस्मोसिस हो रही है फोटोसिंथेसिस के केस में, और किस तरह से ये कीमियोऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है, किस तरह से एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की यूटिलाइज होती है और किस तरह से एटीपी बनती है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम कीमियोऑस्मोसिस की डिटेल की तरफ चलते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, वो कौन सी मेम्ब्रेन है जहां पर कीमियोऑस्मोटिक प्रोसेस हो रहा है, या कीमियोऑस्मोसिस के प्रोसेस के अंदर कौन सी मेम्ब्रेन रोल प्ले करती है? तो द मेम्ब्रेन इज थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, यू ऑल नो दैट। सबसे पहले यहाँ पर फोटोसिस्टम 2 मौजूद होता है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर, फिर उसके बाद प्लास्टोक्विनोन होता है, देन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स आ जाता है, फिर प्लास्टोसायानिन, फिर फोटोसिस्टम 1, रिडॉक्सिन एंड NADP रिडक्टेज। ये सारे स्ट्रक्चर्स हम जी स्कीम में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो हमने जी स्कीम में डिस्कस नहीं किया था उसका नाम है एटीपी सिंथेज, जो कि एक एंजाइम है और एटीपी की सिंथेसिस करवाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है उसे ल्यूमेन कहते हैं, और जो फ्लूइड थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद होता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब होता क्या है? सबसे पहले एक फोटोन आता है, फोटोसिस्टम 2 के अंदर एब्जॉर्ब होता है और इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं। ये बात जिसकी में हमने नहीं की थी, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके प्लास्टोक्विनोन के पास मूव कर जाते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, यानी कि प्लास्टोक्विनोन की ऑक्सीडेशन हो जाती है। ठीक है, यानी कि प्लास्टोक्विनोन हमारे पास प्रोटॉन्स रिलीज करता है इन दी ल्यूमेन और 2 इलेक्ट्रॉन्स को साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास भेज देता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो उसके बदले में 2 प्रोटॉन्स ल्यूमेन के अंदर जाते हैं, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे तो 4 प्रोटॉन्स ल्यूमेन के अंदर जाएंगे। समझ में आई? क्योंकि प्लास्टोक्विनोन 2 इलेक्ट्रॉन्स को साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास भेज रहा है, इसके नतीजे में 4 प्रोटॉन्स ल्यूमेन के अंदर जाएंगे। ये बात आपने याद रखनी है। अब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास पहुंचने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से भी मूव कर जाएगा और प्लास्टोसायनिन के पास चला जाएगा। देन प्लास्टोसायनिन से आगे फोटोसिस्टम 1 आता है, जिसके अंदर जब फोटोन एब्जॉर्ब होता है तो इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट होते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन होल को कौन फिल करता है? प्लास्टोसायनिन इलेक्ट्रॉन दे के इस इलेक्ट्रॉन होल को फिल कर देता है। अब फोटोसिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन में मूव करता है, फेरिडॉक्सिन से आगे NADP रिडक्टेज के अंदर। यहां तक हमने जी स्कीम में देखा था। अब NADP रिडक्टेज इस इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करते हुए NADP की रिडक्शन करता है। इसके नाम से जाहिर है कि इसने NADP की रिडक्शन करवानी है।
अब बेटे यहाँ पर क्या होगा, NADP और H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे और बना देंगे NADPH। ओके, अब यहाँ पर सवाल ये है कि NADP के साथ जो H पॉजिटिव कंबाइन हो रहा है आके, ये H पॉजिटिव कहाँ से आया? स्ट्रोमा के अंदर तो कोई H पॉजिटिव नहीं प्रोड्यूस हो रहा। प्लास्टोक्विनोन तो जो प्रोटॉन भेज रही है वो ल्यूमेन के अंदर है, तो स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन कहाँ से आया? डियर स्टूडेंट्स, कॉमन सेंस की बात है, हमारे पास ल्यूमेन के अंदर जब प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि प्लास्टोक्विनोन प्रोटॉन्स को कहाँ पे भेज रहा है? ल्यूमेन के अंदर। अब ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन हाई हो गई है एज कंपेयर टू द स्ट्रोमा। अब प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ल्यूमेन में हाई है, स्ट्रोमा में कम है, तो प्रोटॉन कहाँ से कहाँ मूव करेंगे? हाई टू लो मूव करेंगे। यहाँ पर एक पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, जिसके नतीजे में प्रोटॉन्स एटीपी सिंथेज में से गुजरते हुए स्ट्रोमा में आ जाएंगे। और ये वही वाला प्रोटॉन है जो कि NADP के साथ रिएक्ट करेगा और NADPH बनाएगा। अब डियर स्टूडेंट, NADPH के अंदर रिड्यूसिंग पावर है। ऐसा क्यों कहते हैं कि हम NADPH के अंदर रिड्यूसिंग पावर है? क्योंकि बेटे इसने हाईली एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर स्टोर किया हुआ है। NADP और H पॉजिटिव के अंदर क्या आया था? इलेक्ट्रॉन ही आया था ना, फिर NADPH बना था। तो NADPH के अंदर हाईली एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसका मतलब ये है कि ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और इलेक्ट्रॉन देने का मतलब होता है किसी को रिड्यूस कर देना। ओके, यानी कि इसलिए हम कहते हैं कि NADPH के अंदर रिड्यूसिंग पावर होती है। सिंपल। अब डियर स्टूडेंट्स, जब प्रोटॉन्स हाई टू लो मूव कर रहे थे तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही थी इन प्रोटॉन्स के अंदर से। ठीक है, क्या हो रही थी? एनर्जी रिलीज हो रही थी। ओके, अब इस एनर्जी को, ये एनर्जी कहाँ पर रिलीज हो रही थी? एटीपी सिंथेज के अंदर। इस एनर्जी को एटीपी सिंथेज यूज करता है और एडीपी की फॉस्फोराइलेशन करा देता है, यानी कि एडीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन करा देता है, एक फॉस्फेट बॉन्ड बना देता है, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या बनता है? एटीपी बनती है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एटीपी सिंथेसाइज हो चुकी है। अब हमने कहा था जी स्कीम के अंदर कि इलेक्ट्रॉन डाउन दी ग्रेडियंट मूव करते हैं, डाउन दी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल मूव करते हैं तो एटीपी बनती है, और उसकी एनर्जी को हम यूज करें। लेकिन यहाँ पर तो एनर्जी प्रोटॉन की है, इलेक्ट्रॉन की तो है नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, यही तो पॉइंट है कि प्रोटॉन्स को ड्राइव करने की एनर्जी कहाँ से मिल रही है? इलेक्ट्रॉन से मिल रही है। ठीक हो गया, यानी कि इस प्रोटॉन को जो चीज ड्राइविंग फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। तो अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाती है, और इस प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है, जो कि एटीपी बना देती है। अब एटीपी के अंदर असिमिलेटरी पावर मौजूद होती है। क्या मौजूद होती है? असिमिलेटरी पावर। अब डियर स्टूडेंट्स, असिमिलेटरी पावर मौजूद होने का मतलब क्या है? आप देख सकते हैं कि हमारे पास एडीपी के साथ जब फॉस्फेट मिला था तो फॉस्फेट बॉन्ड बना था, और फॉस्फेट बॉन्ड हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं। अब जब जिस मॉलिक्यूल के अंदर हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स मौजूद होंगे, इसका मतलब है कि वो मॉलिक्यूल किसी को एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, किसी की फॉस्फोराइलेशन करवा सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये असिमिलेटरी पावर प्रोवाइड करता है या फिर एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपी का मॉलिक्यूल। अब बेटे यहाँ पर एक सवाल है कि एडीपी के साथ जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन हुआ है, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहाँ से आया? स्ट्रोमा के अंदर तो कोई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, बल्कि स्ट्रोमा के अंदर जो कैल्विन साइकिल होता है वहां पे हमारे पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज होता है, एटीपी और NADPH यूज होते हैं, जिसके नतीजे में NADP और ADP बनते हैं। ठीक हो गया। अब ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कैल्विन साइकिल में तो यूज हो रहा है, तो फिर ये बनता कहाँ पे? ये कहाँ से आ रहा है? तो डियर स्टूडेंट, इसका सोर्स एक्सटर्नल है, यानी कि ये क्लोरोप्लास्ट के बाहर से आता है इनवेलप को क्रॉस करके। ठीक है, इसकी डिटेल में ज्यादा नहीं जाएंगे, बस आपने याद रखना है कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्लोरोप्लास्ट के बाहर से आता है, सेल के अंदर से, और आकर एडीपी की फॉस्फोराइलेशन करके एटीपी बनाते हैं। अब NADP और ADP कहाँ से आ रहे थे? NADP और ADP कैल्विन साइकिल से आ रहे हैं, क्योंकि कैल्विन साइकिल यहाँ पर NADPH और ATP को क्या कर रहा है? NADPH को और ATP को कैल्विन साइकिल में यूटिलाइज किया जाता है, जिसके नतीजे में ADP और NADP बनते हैं, और ये NADP दोबारा से H पॉजिटिव के साथ मिलता है, ADP दोबारा से फॉस्फेट के साथ मिलता है और ATP बन जाती है, और यहाँ पर NADPH बन जाता है। सिंपल, यानी कि NADP और ADP यूटिलाइज्ड फॉर्म है NADPH और ATP के रिस्पेक्टिवली। सिंपल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास कीमियो ऑस्मोसिस का प्रोसेस। अगर हम इसके नाम पर गौर करें तो इसके पास दो लफ्ज हैं, कीमियो एंड ऑस्मोसिस। कीमियो मीन केमिकल्स। कौन से केमिकल्स हैं यहाँ पर? यहाँ पर केमिकल से मुराद प्रोटॉन्स हैं। एंड ऑस्मोसिस हाई टू लो मूवमेंट को ऑस्मोसिस बोलते हैं, वाटर मॉलिक्यूल की हाई टू लो मूवमेंट को। लेकिन यहाँ पर हमने वाटर मॉलिक्यूल के लिए ये टर्म यूज नहीं की, हमने प्रोटॉन्स की मूवमेंट के लिए ऑस्मोसिस का लफ्ज यूज किया। ओके, इन दोनों को कंबाइन किया तो कीमियो ऑस्मोसिस बन गया, और ये था हमारे पास कीमियो ऑस्मोसिस का प्रोसेस। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। अब बेटे यहाँ पर हमारे पास एक इम्पोर्टेंट की पॉइंट है, और वो ये
कि जो लाइट रिएक्शंस हैं टेक प्लेस इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन बट द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शंस एटीपी एंड NADPH आर फॉर्म्ड इन स्ट्रोमा। आप सबने देखा। अब ऐसा क्यों है, यानी कि लाइट रिएक्शन तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में हो रहे हैं लेकिन उसके प्रोडक्ट्स एटीपी और NADPH जो है वो स्ट्रोमा के अंदर बन रहे हैं। ये बात आपने याद रखनी है। अब इसमें एक कुदरत की हिकमत पोशीदा है। अब देखिए एटीपी और NADPH की कहाँ पर जरूरत है हमें, कैल्विन साइकिल में। कैल्विन साइकिल कहाँ पे होता है, कैल्विन साइकिल स्ट्रोमा में होता है। इसीलिए जहां पे इन प्रोडक्ट्स ने यूज होना है तो नेचर ने ऐसा सेटअप बनाया है कि ये वहीं पर प्रोड्यूस हो रहे हैं जहां पर इनकी यूटिलाइजेशन होनी है। ठीक हो गया जी। तो ये था छोटा सा की पॉइंट, आप लोगों को होप से समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ डिस्कस कीजिए, हम आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो, आमीन।